नमस्कार, स्वागत है आपका आवाज़ अड्डा में। और आज हम बातचीत करेंगे इकॉनमी की सेहत की। थर्ड क्वार्टर का जीडीपी नंबर जो आया है वो ब्लॉकबस्टर है, रोबस्ट है और किसी की भी एक्सपेक्टेशन से कहीं ज़्यादा है। 8.4%। ये अपने आप में बहुत बड़ा नंबर है क्योंकि किसी ने भी एक्सपेक्टेशन नहीं रखी थी। 6.9 से लेकर 7.5 तक के मैक्सिमम बहुत ऑप्टिमिस्टिक एस्टिमेट्स थे, लेकिन 8.4% आया है। एनुअलाइज बेसिस पर अगर हम देखें 4.3 पिछले साल का इसी क्वार्टर का था। बहुत सॉलिड नंबर। इस पूरे साल में अगर आप अभी तो हम थर्ड क्वार्टर की बात करें, पिछले दो क्वार्टर्स में देखिए 8.2, 8.1, 8.4। अभी करंट फोर्थ क्वार्टर है, इसका नंबर हम बाद में देखेंगे। एनुअलाइज बेसिस पर अगर हम इसको देखें कि पूरे साल में ये नंबर कैसे कन्वर्ट होता हुआ दिखेगा, तो वो नंबर भी काफ़ी रोबस्ट आने वाला है। 7.6%, बहुत बड़ा नंबर है। तो जो थर्ड क्वार्टर का नंबर है ना, एक्चुअली इसको और समझने के लिए आपको बताऊं, आरबीआई के अपने एस्टिमेट से 2 परसेंटेज पॉइंट ज़्यादा है। इस तरह का ये नंबर निकल के आया है। इसको डीप डाउन करेंगे, समझेंगे कि ऐसा क्या रीजंस हुए कि ये नंबर इतने रोबस्ट आए हैं, कौन से पॉकेट से इतनी बड़ी ग्रोथ आती हुई दिख रही है, क्या रीजंस थे इसके, वो समझने की ज़रूरत है। और पूरी दुनिया में जब सप्लाई डिसरप्शन है, एक तरीके से अगर आप देखिए बहुत जगहों पे सप्लाई डिसरप्शन अभी भी है, पूरी तरीके से हम कोविड से निकल नहीं पाए हैं। इंडियन इकॉनमी क्लास अपार्ट, कहीं से भी कोई कंपेयर नहीं कर सकता इसको, जिस तरह के नंबर हमें ये देखने को मिल रहा है। और ये फिर उस थीम को, उस आइडिया को और प्रूव करता है कि जो पिछले 2-3 सालों में काम किए गए हैं वो शायद अब यहाँ पे फ्रुक्टिफाई होते हुए दिख रहे हैं। इसीलिए इतना रोबस्ट नंबर आता हुआ दिख रहा है। सभी के लिए सरप्राइजिंग नंबर था कि इतना बड़ा नंबर आएगा। शायद इसके पीछे ये हो सकता है कि लास्ट ईयर के नंबर रिवाइज किए गए हैं अपवर्डली, उससे पिछले साल में बहुत ज़्यादा नंबर बेस के इफेक्ट की वजह से चेंज हुए थे। क्या है पूरी डिटेल, इसको थोड़ा सा माइन्यूटली समझेंगे, उसके बाद फिर इंडिया की बिग पिक्चर को समझने की हम कोशिश करेंगे। हमारे साथ जो मेहमान है उसमें आपसे परिचय कराए थे, इकोनॉमिस्ट नरेंद्र तनेजा जी हैं, जो बहुत सारे ऐसे पहलुओं पर नज़र डालेंगे जो सिर्फ इंडियन इकॉनमी नहीं, ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट भी समझेंगे। ऑयस्टर कैपिटल के फाउंडर एंड सीईओ अतुल जोशी जी हमारे साथ हैं। एचडीएफसी बैंक की प्रिंसिपल इकोनॉमिस्ट साक्षी गुप्ता हमारे साथ हैं। साथ ही वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार शुभमय भट्टाचार्य जी हमारे साथ हैं। तो मैं सोचूं पहले दोनों अपने इकोनॉमिस्ट से इसको नंबर को जरा ब्रेक डाउन कराते हैं कि क्या सरप्राइजिंग है इसमें, क्यों आया नंबर, उसके बाद फिर हम लोग बिग पिक्चर को समझेंगे। जोशी जी, ये नंबर क्या है, आपका रिएक्शन क्या, कैसे देख रहे हैं अभी 8.4%, अनबिलीवेबली हाई, कैसे हुआ सर ये अपने आप में डेफिनेटली एक बहुत बड़ी सरप्राइज है। अगर हम आरबीआई का खुद का जो अनाउंसमेंट था 8 दिसंबर को, तो क्रेडिट पॉलिसी में आरबीआई ने Q3 का अनुमान लगाया था 6.5% और ये लगभग 190 पॉइंट ज्यादा हो चुका है। तो आरबीआई का अनुमान इतना वे ऑफ, मेरी लिविंग मेमोरी में तो मैंने नहीं देखा कि इतना ऑफ, वो भी 20 दिन के बाकी शेष Q3 जो बचा था, 20-22 दिन बचे थे, तो उसमें इतना गलत आरबीआई ने कैसे एस्टिमेट कर दिया, ये एक अपने आप में बहुत बड़ी उलझन है। अगर हम नंबर्स देखें तो मेरे ख्याल से कॉन्फ्लिक्टिंग नंबर्स में कहूंगा, ना कि बहुत रोबस्ट नंबर्स। अगर हम 8 कोर इंडस्ट्रीज देखें तो उसमें थोड़ी गिरावट ही आई थी दिसंबर के महीने में। अगर हम गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर भी देखें तो वो भी थोड़ा कम हो गया था। तो ओवरऑल जो हमारी इकोनॉमी की जो इंजन चल रही थी वो मेरे ख्याल से एक गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर की तरफ से चल रही थी। गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर जिस जिस क्षेत्र में था, जैसे कि रेलवेज था, इंफ्रास्ट्रक्चर था, डिफेंस था, तो वो सब में कैपिटल एक्सपेंडिचर प्राइवेट की तरफ से भी हमको देखने मिली, लेकिन वो रेस्ट्रिक्टेड थी। ऐसा नहीं था कि ब्रॉड बेस्ड कैपिटल हमको इन्वेस्टमेंट प्राइवेट सेक्टर की देखने मिल रही थी। तो जो गवर्नमेंट के सेक्टर्स थे उसके वजह से ग्रोथ हो रही थी। दूसरा, जो कंजम्पशन फैक्टर था उसमें थोड़ी गिरावट इसके लिए महसूस हो रही थी क्योंकि जो हमारी एग्रीकल्चरल सेक्टर की जो ग्रोथ थी वो एज पर एस्टिमेटेड नहीं थी और रूरल इकोनॉमी में थोड़ा हमें दबाव दिख रहा था। तो ये सब चलते हुए एक सडन जो नंबर आया है 8.4%, इसको थोड़ा सा हमको एक पिंच ऑफ सॉल्ट के साथ देखना चाहिए।
थोड़ी और एनालिसिस, थोड़े और नंबर्स को डीप डाइव करेंगे। एक बार जो सारी डिटेल्स हमारे सामने आ जाती है तो उसके बाद में समझेंगे कि इतना गलत आरबीआई का अनुभव भी कैसे हो सकता है। जी, साक्षी के पास चलें तो कुछ 2-3 नंबर और आपको रख दें। जीवीए भी हम लोग देखते हैं, जीवीए में उतना बड़ा रिवीजन नहीं है। वैल्यू एडिशन अगर इसमें कर दें तो उसका उतना बड़ा रिवीजन नहीं आया है, वो 6.9% पे है, जबकि जीडीपी 8.4% पे है। दो सेक्टर और है, जैसे एक मैन्युफैक्चरिंग में तो बहुत बड़ी ग्रोथ दिख रही है, माइनस, ठीक है, लो बेस से रहा होगा, 10% से ऊपर 10.6% की ग्रोथ है यहाँ पे, सुपर ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिली है। और एग्रीकल्चर 3.8% है, 6 पॉइंट के सामने बेस इफेक्ट है। पिछला वित्त वर्ष और उससे पिछला फाइनेंशियल ईयर, यानी फाइनेंशियल ईयर 22 और फाइनेंशियल ईयर 23, 22 और 23 में भी जो रिवीजन्स हुए हैं उसका भी इम्पैक्ट, यानी 23 का जो है लोअर और 22 का हायर, तो वो बेस इफेक्ट बना और उसके बाद आपके पास 8.3 आया। ये नंबर्स एक्चुअली बहुत कुछ अपने आप में कह रहे हैं, जिसको जैसे अभी जोशी जी कहते हैं एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है। साक्षी, आप हमें एकदम आसान भाषा में समझाइए कि जीवीए उतना रिवाइज नहीं है, लेकिन ये नंबर, जीडीपी का नंबर बहुत ज़बरदस्त रिवीजन दिखा रहा है यहाँ पे। एग्री ग्रोथ उतनी स्ट्रांग नहीं है, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग तो तोड़फोड़ नंबर है। हाँ नीरज जी, आई अग्री विद यू। आई थिंक ये जीडीपी नंबर समझने के लिए हमें सप्लाई साइड और डिमांड साइड जो है इकोनॉमी की, उसको समझने की जरूरत है। अब हम देख रहे हैं डिमांड साइड पे, आप बोल रहे हैं हमें इस बार नंबर आया है जीडीपी का 8.4। इसके डिमांड साइड का सिंपली मतलब ये है कि एक्सपेंडिचर कितना हो रहा है, तो कंज्यूमर्स कितना स्पेंड कर रहे हैं, गवर्नमेंट कितना स्पेंड कर रही है, इन्वेस्टमेंट कैसी हो रही है, राइट। इसके अंदर हम एक कंपोनेंट और इंक्लूड करते हैं जो कि है नेट टैक्सेस। तो टैक्स ग्रोथ कितना हो रहा है और सब्सिडीज कितनी दी जा रही। वन ऑफ द रीजंस कि ये नंबर 8.4 आया है, उसका रीजन ये भी है कि थर्ड क्वार्टर में जो नेट टैक्सेस वाला ग्रोथ है वो बहुत ज्यादा हाई था कंपेयर टू लास्ट ईयर, जिसकी वजह से आपको ये नंबर देखने को मिला है। अब अगर मैं इस नंबर को सप्लाई साइड से देखूं कि सेक्टर वाइज क्या हो रहा है, जैसे आपने बोला एग्रीकल्चर में क्या हो रहा है, मैन्युफैक्चरिंग में क्या हो रहा है, वहां पे अगर हम देखेंगे तो ग्रोथ एक्चुअली 6.5%, राइट। और ये एक बहुत बड़ा सरप्राइज नहीं है, एक्चुअली ये मार्केट की एक्सपेक्टेशंस के साथ ही था। ब्रॉड ट्रेंड्स की बात करूं, आई थिंक ऑफ कोर्स इंडिया का जो ग्रोथ मोमेंटम है और ग्रोथ है, डेफिनेटली इस साल वी हैव सीन कि दैट हैज बीन पिकिंग अप। पिछले साल के मुकाबले में दैट हैज बीन बेटर, और कंट्रीज के मुकाबले में दैट हैज बीन बेटर। लेकिन देयर आर इसके अंदर थोड़े से इश्यूज हैं, देयर आर पॉकेट्स ऑफ वीकनेस। अब एग्रीकल्चर ग्रोथ इस साल जो था वो क्वार्टर 3 के लिए वो नेगेटिव आया है। हमें पता है कि खारिफ जो प्रोडक्शन थी वो लोअर थी। हमें पता है कि अनइवन मॉनसून्स की वजह से उसका इम्पैक्ट आया है। हमें पता है कि रूरल सेक्टर में भी पॉकेट्स ऑफ वीकनेस है और वो उस डेटा में दिखाई दे रहा है। आई थिंक बिगेस्ट ड्राइवर जो रहा है वो रहा है मैन्युफैक्चरिंग और वो रहा है कंस्ट्रक्शन। ये दो सेक्टर्स हैं जिसके अंदर हम देख रहे हैं कि कंसिस्टेंटली जो ग्रोथ नंबर्स आ रहे हैं, अगर हम बेस इफेक्ट्स, पिछले साल के रिविजन्स, इन सब चीजों को हम अकाउंट कर लें, फिर भी आई थिंक यहाँ इन दो सेक्टर्स में हमें जेन्युइन ग्रोथ दिखाई दी है इस साल कंपेयर टू लास्ट ईयर या उससे पिछले साल से भी। तो ये दो सेक्टर्स क्लियरली हैव बीन द ग्रोथ ड्राइवर्स। सर्विसेज में अगेन फाइनेंशियल, रियल एस्टेट, ये सारी सर्विसेज जो हैं वो अच्छा कर रही हैं। अगर आप क्रेडिट ग्रोथ देखेंगे, डिपॉजिट ग्रोथ देखेंगे, रियल एस्टेट कंपनीज के क्वार्टरली प्रॉफिट्स और रिजल्ट्स देखेंगे, ऑल दिस इज अलाइनिंग। तो इसमें मैं ज्यादा सरप्राइज नहीं हूँ। तो आई थिंक हमें जो ये ग्रोथ नंबर्स हैं ये थोड़ा इस पर्सपेक्टिव में देखना चाहिए कि हम डिमांड साइड सेक्टर या डिमांड साइड देख रहे हैं या सप्लाई साइड देख रहे हैं। ऑफ कोर्स इसके अंदर बहुत सारे इश्यूज है रिलेटेड टू किस तरह स्टेटिस्टिकली कैलकुलेट होते हैं। एंड ऑफ कोर्स जैसे आपने बोला कि पिछले साल के नंबर्स जब बेस लोअर रिवाइज हो गया तो उसकी वजह से भी इस साल के नंबर्स थोड़े पुश अप होते। ओके जोशी जी, एक छोटा क्वेश्चन और फिर तनुजा जी आपके पास आता हूँ मैं।
दो जो सेक्टर मैन्युफैक्चरिंग बताया वो बहुत रोबस्ट था। अगर हम 24 का यानी करंट फाइनेंशियल ईयर का एस्टिमेट लेके चलें तो भी मैन्युफैक्चरिंग बहुत रोबस्ट यहाँ पे हमें दिख रहा है मिल रहा है। और कंस्ट्रक्शन जैसे साक्षी करें ना कि सारे एडजस्टमेंट आप अकाउंट फॉर करिए तब भी वो बहुत रोबस्ट देखने को मिला। तो ये दो सेक्टर ड्राइव कर रहे हैं, बावजूद इसके कि कंजम्पशन जो बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है इसमें, उसकी ग्रोथ उतनी बड़ी रोबस्ट नहीं आई है। तो मैं एक छोटा सा ये करना चाहूंगा कि अगर मैं 8 कोर इंडस्ट्री के Q3 के नंबर्स मंथ वाइज थोड़ा बता दूं तो एक आइडिया आ जाएगा कि मैं जो कह रहा था कि नंबर्स को थोड़ा नजदीकी से देखना जरूरी है। अगर मैं सीमेंट देखूं, जैसे रियल एस्टेट कंस्ट्रक्शन की बात चल रही है तो उसमें काफी ग्रोथ था। तो सीमेंट जो कंस्ट्रक्शन में जाती है उसकी अक्टूबर की ग्रोथ थी 17.4, जो नवंबर में गिर के हो गई -4 और फिर दिसंबर में सिर्फ 1.3 आई है। वैसे ही अगर मैं स्टील का देखूं तो स्टील का अक्टूबर का ग्रोथ था 10.7, नवंबर में गिरा 9.4 और दिसंबर में फर्दर गिरा, लगभग आधा हो गया 5.4। इलेक्ट्रिसिटी की अगर मैं बात करूं 8 कोर इंडस्ट्री की मेजर चीज जो है 20.3 अक्टूबर, 5.7 नवंबर और दिसंबर में गिर के 0.6। तो आधे से भी ज्यादा बिटवीन अक्टूबर और दिसंबर हो चुकी है। तो मैन्युफैक्चरिंग में जो रोबस्ट ग्रोथ की बात चल रही है वो 8 कोर इंडस्ट्री की जो नंबर्स है वो सपोर्ट नहीं कर रही। हाँ, इसमें आपको सपोर्ट मिल रहा है माइनिंग से, खास करके कोल, उसके नंबर्स काफी स्ट्रांग है। तो ये मेरे ख्याल से समवेयर कंसिस्टेंसी डेटा में ब्रॉडली जो हमारे सामने आई है अब तक उसमें नहीं दिख रही है। ओके अच्छा, मोर और लेस जो अब चूंकि 3 क्वार्टर के नंबर सामने हैं, 4th क्वार्टर्स को आप कैसे भी एडजस्ट करें तो जो भी 2-3-4 सेक्टर की बात हुई मैं उसका नंबर बताऊंगा आपको। हम लोगों को जो एस्टिमेट लग रहा है कि 2024 में होगा, एग्रीकल्चरल ग्रोथ अब हायर बेस कहिए जो कहिए वीक रहने की संभावना है, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग 8.5% पर आएगी, नेगेटिव से निकल के आएगी। माइनिंग एक्चुअली बहुत बहुत ही स्ट्रांग है, 2% से कम थी, 1.9 से बढ़ के 8% रहेगी। डेफिनेटली कोल इंडिया की जिसकी जो बात हो रही है वो बहुत है। एक ग्रोथ जिसको हम लोग कम देखते लोग, पब्लिक एडमिन की ग्रोथ है जो एक्सपेंडिचर्स को दिखाता है, 7.7% की ग्रोथ है। लास्ट ईयर से थोड़ी सी कम है लेकिन ये भी स्ट्रांग मानी जानी चाहिए। तो अब ये नंबर्स चूँकि हमारे सामने हैं, नंबर ए फैक्ट्स हैं, नंबर डेटा इज गॉड। तनेजा जी, आज तो पूरी दुनिया घूमते रहते हैं, इंडिया आउटलायर है यहाँ पे। बिग पिक्चर क्या है जो नंबर्स हम देख रहे हैं? ठीक है, कोविड के बाद से बहुत बार ये सब चीज़ें रीएडजस्ट हो रही हैं, कभी बेस चेंज होगा या हायर बेस बनेगा, लोअर बेस बनेगा, सेक्टोरल चर्निंग भी होगी। व्हाट इज अ बिग पिक्चर सर? देखिए, अगर आप बिग पिक्चर देखते हैं तो मैं आपको बताऊं कि देखिए, आंकड़े तो एक ऐसी चीज होती हैं, अगर आप किसी को भी दे दीजिए, अगर आपने उसको निगेट करना है उसको जो है तो आसानी से किया जा सकता है। आपको थोड़ा सा उसकी कला आनी चाहिए और आंकड़ों की समझ होनी चाहिए, तो नजरिया होता है वो काफी हद तक। लेकिन अगर आप बिग पिक्चर देखते हैं, अभी मैं पिछले दिन ही लौट के आया, तमाम देशों में मैं था और तमाम सम्मेलन वगैरह अर्थशास्त्रियों के ही अटेंड कर रहा था। आज आप कहीं भी जाकर के देखते हैं तो सबका जो ये मानना है, एक तरीके का एक मत बनते जा रहे हैं कि जो अगर आप ग्लोबल अर्थव्यवस्था को देखते हैं, लैंडस्केप को देखते हैं, तो भारत उसमें जो है एक उसका एक बहुत ही अच्छा स्पॉट डेवलप हो चुका है। और ज्यादातर लोगों का मानना है कि इंडिया इज इन सॉफ्ट स्वीट स्पॉट नाउ। तो स्वीट स्पॉट का मतलब ये हुआ, निवेश के लिए भी आना चाहते हैं, भारत में नजर भी रखना चाहते हैं और कुल मिलाकर के भारत और भारतीय अर्थव्यवस्था के साथ जुड़ना भी चाहते हैं। यार पूरा ट्रेंड है तमाम दुनिया के अंदर, आप कहीं भी जाकर के देख लीजिए, उनमें वो देश भी शामिल है, क्योंकि जरूरी नहीं कि हमारे मित्र हों। आज सबसे ज्यादा जो भारतीय अर्थव्यवस्था की तारीफ कर रहा है वो दरअसल हमारा एक ऐसा देश है जिसको बहुत लोग पसंद नहीं करते, पाकिस्तान है सबसे ज्यादा, है ना। मैं तमाम सम्मेलनों में मिला, वहां मंत्री स्तर के भी लोग थे और वो जानना चाहते हैं कि आप ये सब कैसे कर पा रहे हैं, और कुल मिलाकर के उनके चेहरे से दिखता है कि वो कितना प्रभावित है। अब मैं आज के आंकड़े जो आप इसकी उस पर आता हूं, देखिए अभी तक ये कहा जाता था, आप तो अभी कोई ज्यादा समय नहीं, लोग बोलते थे कि भाई कोविड के बाद से तो अब मैन्युफैक्चरिंग कोमा आ गया है, मैन्युफैक्चरिंग तो खत्म कर दी गई, उसका तो कुछ हो नहीं रहा है।
अब ये आंकड़े आपके सामने बोल रहे हैं। ठीक उसी हिसाब से आप माइनिंग को उठा करके देख लीजिए। अच्छा, ठीक उसी हिसाब से कंस्ट्रक्शन आप एनेक्डोटल देख लीजिए। मैं दिल्ली में रहता हूं, मैं पिछले दिनों लखनऊ था, उससे पहले हैदराबाद में भी था। आप कहीं भी जाइए, आप देख रहे हैं कि कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी है। दिल्ली में तो लोग कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी इतनी ज्यादा है कि उससे थोड़ा परेशान से आने लगे हैं, क्योंकि उनको लग रहा है चारों तरफ उथल पुथल हो रही है। बंबई के अंदर, मैं पिछले दिनों बॉम्बे में था, तो मुंबई में मुझे लोगों ने कहा यहाँ प्रदूषण का कारण ये कि कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी बहुत हो रही है मुंबई के अंदर। शिकायत नहीं कर रहे, वो बता रहे हैं कि ज्यादा है, कुछ लोग शिकायत भी कर रहे हैं, पर एक अलग विषय है। मेरा कुल मिला के ये कहना है कि ये आंकड़े भी यही बोल रहे हैं, और जो एनेक्डोटल एविडेंस होता है, चाहे देश के बाहर जो लोग बोल रहे हैं और देश के अंदर, वो भी यही बोल रहा है। एग्रीकल्चर की जहां तक बात रही, देखिए जो पिछले क्वार्टर के अंदर जो ये डेटा बता रहा है खासतौर से नीरज जी, वो खरीफ की फसल थी। खरीफ की फसल में कई जगह हमारे यहाँ पैचेस ऐसे थे जहां पे जो है कुल मिलाकर के मानसून जो है बहुत अच्छा नहीं रहा। और खरीफ का वैसे भी आपको पता है कि योगदान कितना होता है। रबी की फसल की अभी तक जो भी इंडिकेशन आ रहे हैं सब बड़े अच्छे आ रहे हैं, तो मुझे लगता है कि कुल मिलाकर के वहां भी होगा। दूसरी, आपने देखा कि रूरल इकोनॉमी की तरफ भी सरकार का निवेश आज ही जो है सोलर पावर रूफ टॉप्स के लिए, कुल मिलाकर के अगर आप उसको ध्यान से देखते हैं तो लगता है कि सरकार का फोकस शहर में कम, और जो छत पे बिजली निर्माण की बात हो रही है, मतलब आपका अपना बिजली का फोकस रूरल का, तो वो निवेश भी कुल मिलाकर के जाके एग्रीकल्चर को पॉजिटिवली इंपैक्ट करेगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि देखिए, ये बात तो सच है कि गवर्नमेंट हैवी लिफ्टिंग कर रही है कई सेक्टर्स, खासतौर से पूंजी को लेकर, ये बात सच है, इसको नहीं नकार रहा। अमेरिका जैसी विकसित अर्थव्यवस्था में जो उनके यहाँ पे जो चल रहा है कुल मिलाकर के, तो वहां क्या हो रहा है, अगर आप वहां देखिए, IRA करके एक स्कीम आई है जो आज $1 ट्रिलियन का निवेश सरकार वहां पे कर रही है। वो क्या है, सारी हैवी लिफ्टिंग वहां भी सरकार कर रही है। तो जहां आवश्यक होता है, कुल मिलाकर के जब आप GDP को पुश करते हैं और आगे बढ़ाते हैं, अर्थव्यवस्था का विस्तार करते हैं, तो सरकार, चाहे आप पूंजीवादी अर्थव्यवस्था हो अमेरिका जैसी हो या इमर्जिंग इकोनॉमी भारत जैसी, सरकार की भूमिका होती है। और आज की कॉन्फ्रेंस आप देखिए, आज की प्रेस, आज जो बड़े कैबिनेट ने डिसीजन लिए, आप देखिए, तमाम, कोई मैं वो नहीं कर रहा, तमाम डिसीजन ऐसे हैं, चाहे वो चिप्स को लेकर के हो जाए, चाहे वो रूफटॉप सोलर को लेकर जाए, वो कुल मिलाकर के क्रांतिकारी तो है ही है, लेकिन साथ में अर्थव्यवस्था का आधुनिकीकरण करेंगे। लेकिन फिर भी जैसे मैंने कहा, विकासशील अर्थव्यवस्था के जब आंकड़े जो भी आते हैं, अगर आप उसमें नुक्ताचीनी करना चाहते हैं, उसके लिए कोई बहुत बड़ा विशेषज्ञ होने की आवश्यकता नहीं है, बड़ी आसानी से किया जा सकता है। और मेरे को आप भी दे दें, स्वीडन, जर्मनी, मैं उसमें भी नुक्ताचीनी कर दूंगा। दो कंट्रीज हैं पूरी दुनिया में, एक यूएस और एक भारत, जिसके नंबर अभी दो दिन पहले यूएस के नंबर में आए। 2.5% की ग्रोथ उनकी आई है, कैलेंडर ईयर उनके यहाँ चलता है तो 2023 में। और किसी भी डेवलप्ड इकोनॉमी के लिए 2.5% ग्रोथ ठीक ठाक नंबर माना जाता है। ठीक नहीं, मतलब बहुत अच्छा नंबर माना जाता है। जापान में तो रिसेशन है, टेक्निकली 2 क्वार्टर से वो नेगेटिव में है। तो ये दो देश है जहाँ पे, जैसे तनेजा जी कह रहे हैं, हैवी लिफ्टिंग की गई होगी, लेकिन इंटरेस्टिंग ये है कि नंबर बहुत ही रोबस्ट है। सुमन, आप तो बहुत देश भर में घूमते रहते हैं, एक इकोनॉमिक इंडिकेटर जो हम लोगों के सामने आया, इतना रोबस्ट नंबर आया, आप कैसे इसको जज करेंगे? क्या चीज़ आपको लगती ड्राइव कर रही है? क्वार्टर ऑन क्वार्टर जो साक्षी जी जो बता रहे थे कि टैक्सेस का इम्पैक्ट जीबीए और जीडीपी में जो फर्क नजर आ रहा है, मैं उसमें काफी उसका प्राधान्य दूंगा, क्योंकि जो अंडरलाइन इसमें ही इसी चीज का ही मुझे लगता है काफी इम्पैक्ट रहा है। लेकिन ये बात सही है कि इकोनॉमी में द अपसाइड जो दिख रहा है वो काफी स्ट्रांग है, और इस अपसाइड जो आ रहा है ये क्यों आ रहा है और ये क्यों मेजरमेंट में काफी बड़ी जो प्रॉब्लम्स हमें दिख रहा है। सो लेट मी टेक यू बैक टू चाइना। चाइना जब ग्रोथ रेट बढ़ रहा था इन द इयर्स 2000 वगैरह में, जब वो काफी रेज कर रहा था, तो ऑलमोस्ट एवरी रेटिंग एजेंसी जो थे, उन सारे रेटिंग एजेंसीज का यही प्रॉब्लम हो रहा था कि, या एनालिस्ट भी, कि वो एस्टिमेट सही नहीं दे पा रहे थे। उसका वजह क्या है कि कॉन्टिनेंटल एक्साइज्ड इकोनॉमी जब स्पीड पकड़ते हैं तो उसमें कई सारे सेक्टर्स के मेजरमेंट्स को करेक्ट करना काफी टाइम लगता है। और यही वजह है कि इवन आरबीआई, जिसका एनालिसिस एनएसएसओए नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस से काफी जुड़ा हुआ रहता है, इन द सेंस कि दे अंडरस्टैंड ईच अदर कि वो क्या मेजर कर रहे हैं, उनका भी इस बारी का डेटा पॉइंट वाजंट
ऑन द बॉल। ये चीज आपको इस बारी ही नहीं अगले बारी भी देखने को मिलेगा, बिकॉज कौन सा सेक्टर, जैसे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में फ्रैंकली सभी लोग सरप्राइज्ड है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में 10.3% कैसे आ गए, बट ये मेजरमेंट्स में जो डिफरेंसेस आ रहे हैं, मैं वही कह रहा हूँ कि ये जब इतना बड़ा इकोनॉमी में इस तरह का रिपोर्टिंग का जो स्ट्रक्चर है वो काफी हद तक स्ट्रीमलाइन किया जा रहा है, एंड उसमें बहुत सारे चीजें एक एक करके रिकंसाइल करते जाते हैं, तो तब इस तरह का चेंजेस इज नॉट सरप्राइजिंग। 8.4 को मैं 8.4 में नहीं लूंगा, मैं कहूंगा कि इट इज एवरेजिंग बिटवीन 7.5 to 8 इस तरीके से ओवरऑल ईयर में। लेकिन उस तरह से भी अगर देखें तो इट्स अ वेरी काफी पावरफुल ग्रोथ है इकोनॉमी का, और ये जो पावरफुल ग्रोथ है इकोनॉमी का, ये इस वजह से है कि कई सारे सेक्टर्स आप देख रहे हैं अक्रॉस द बोर्ड, कई सारे सेक्टर्स मूव अप कर रहे हैं। इन सारे मूविंग पार्ट्स को एक तरह से एक ही सस्टेन वे में मेजर करना, हम तो सिर्फ डेटा देखते हैं, डेटा देख के बोलते हैं कि ठीक है डेटा हो गया, बट ये चीज जब नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस में मैं बहुत सालों से देखा हूँ कि उनके लिए चारों तरीके से, चारों तरफ से जो डेटा आते हैं उसको रिकंसाइल करके सही पिक्चर लाना, ये बहुत बड़ा एक्सरसाइज है। हम यहाँ पे माइनिंग एंड क्वेरिंग की बात कर रहे हैं, और सिर्फ कह रहे हैं कि जैसे कि कोयला में ये हुआ है, या स्टील में ये हुआ है, या ऑयल सेक्टर में ये हुआ है, ये इलेक्ट्रिसिटी, गैस, वाटर सप्लाई, इन सारे सेक्टर्स में कंपोनेंट पार्ट्स बहुत सारे हैं। जब फ्लैट है, फ्लैट ग्रोथ रेट है, उस वक्त बस ईजी है, लेकिन इस वक्त इतने सारे पार्ट्स के, मूविंग पार्ट्स के डेटा आ रहे हैं, रिकंसाइल किया जा रहा है एनएसओ की तरफ से, एंड उसके बाद उनको हमारे सामने पेश किया जा रहा है। मैं आपको बताऊं ये बहुत डिफिकल्ट चीज है, और हमारे स्टैटिस्टिकल सिस्टम में अभी भी बहुत सारे अड़चने हैं। इसीलिए ग्रोथ फेज जब इस तरह से पिकअप करता है, और जैसे मैंने चाइना का एग्जांपल दिया था, वो बहुत बड़ी कंस्ट्रक्ट एस्टिमेट करना मुश्किल है एनेक्डोटली, इसलिए बहुत बारी लगता है कि एनेक्डोटल एविडेंस शायद ज्यादा है। इसीलिए आपको जो डेटा दिखने को मिल रहा है, मुझे जो डेटा देखने को मिल रहा है, वो डेटा में काफी डिफिकल्ट होता है। इनफैक्ट जैसे 8 जो ज्यादातर सेक्टर्स हैं, उसमें से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन या फाइनेंशियल, रियल एस्टेट, इन सब सेक्टर्स को छोड़कर बाकी सारे सेक्टर्स के लिए मेजर करना बहुत डिफिकल्ट है। आज से कुछ साल पहले का एक एग्जांपल दूं, यूटीआई ने अपना डेटा चेंज किया था, पुराना यूटीआई, और उसकी वजह से इंडियन ग्रोथ रेट में एक बहुत बड़ा बदलाव आया था, मुझे याद है। अभी इतने सारे फाइनेंशियल सेक्टर कंपनीज के डेटा रिकंसाइल किए जा रहे हैं, आपको ये सरप्राइजेस आगे भी मिलेंगे, और आगे बहुत ज्यादा मिलेंगे, क्योंकि ये डिफिकल्टी झट से संभालने वाला नहीं है। हमारे जो जैसे मैं देख रहा था कि कंजम्पशन की जो फिगर है, वो कंजम्पशन का फिगर ही अपने आप में इतना चेंज हो रहा है कि वो उसको मेजरमेंट क्या किया जा रहा है, उसी में ही आपको एस्टिमेट में प्रॉब्लम आ रहा है। मैं सजेस्ट करूंगा कि जब तक इस साल का पूरा डेटा, जब सेकेंड रिवाइज डेटा जब तक नहीं आएगा, तब तक हम पूरा एक एस्टिमेट ना माने कि यही देश का जीडीपी डेटा है, क्योंकि जैसे 22-23 का जैसे डेटा में चेंज आया है, 21-22 में, और काफी सब्सटेंशियल चेंजेस हैं, ये डेटा चेंज 23-24 के लिए भी आएगा। जी, बड़ी इंटरेस्टिंग बात आपने की, क्योंकि कंजम्पशन वाला जो हम लोग देख रहे हैं, जो पूरा बास्केट में 58% कंट्रीब्यूट करता है, वो 3.5% की रफ्तार से ग्रो कर रहा है, जबकि जीडीपी 8.5। तो आप सही कह रहे हैं, चूंकि हमने लास्ट 2 ईयर्स नंबर में रिवीजन देखा है, तो ये रिवीजन पॉसिबल है कि आगे भी हो सकता है और पॉजिटिवली सरप्राइज भी कर सकता है। जो अभी हमको 3.5 दिख रहा हो सकता है 4.5, 5.5 तक भी जा सकता है। जोशी जी, एक सवाल, आज मैं एक फंड मैनेजर से बात कर रहा था, कई मार्केट, तो मैंने उनसे सवाल पूछा, तो उन्होंने कहा कि मार्केट को समझने से पहले हम लोग इकोनॉमी को समझते हैं कि हम कैसे ट्रैक करते हैं इकोनॉमी की। तो 3 चीज़ें वो देखते हैं केवल, कि सीमेंट की ग्रोथ कैसी चल रही है, इलेक्ट्रिसिटी की ग्रोथ कैसे चल रही है, और रियल एस्टेट की ग्रोथ कैसी चल रही है। और उनका ये बिलीफ था कि अगले 2-3 सालों तक इसमें बहुत रोबस्ट ग्रोथ रहेगी। अब उन्होंने कहा ये आप हमारे डेटा के थ्रू देखिए, ये एविडेंट देख लीजिए आप, तो इलेक्ट्रिसिटी की ग्रोथ 4.5% पे कांस्टेंट लगातार बढ़ रही है, और वो माइनिंग ग्रोथ उसको सपोर्ट भी करी कोल इंडिया के थ्रू।
रियल एस्टेट में तो मतलब हम लोग लेमैन की तरह भी देख सकते हैं कि क्या तूफान मचा हुआ है, चाहे आप उसको हाउसिंग लोन के थ्रू मेज़र कर लें या रियल एस्टेट की जो रजिस्ट्री होती है उसके थ्रू मेज़र कर लें। और सीमेंट के नंबर जो आपने कहा कि वो 17 फिर -4 फिर 1.3 इस तरह से नंबर डिस्टॉर्टेड आ रहे हैं, लेकिन जब सीमेंट कंपनियों के हम लोग क्वार्टरली नंबर्स एसेस करते हैं, बैलेंस शीट जब नंबर आते हैं तो वो एक पिक्चर ये दिखाते हैं कि उनकी ग्रोथ रुकी नहीं कहीं पे। ये हो सकता है कि टोटल प्रोडक्शन और डिस्पैच में डिफरेंस आया हो। तो क्या ये मानना एक ठीक तरीका होगा कि ये जो 3 मेजर्स किसी ने मुझे बताए फंड मैनेजर ने कि सीमेंट, रियल एस्टेट और इलेक्ट्रिसिटी अगर बहुत अच्छे से ग्रो कर रही है तो आप मान के चलिए कि इकॉनमी आपकी ग्रो कर रही है, क्योंकि वहीं से जॉब क्रिएशन हो रहा है, वहीं से मैन्युफैक्चरिंग भी हो रही है, वहीं से पावर भी हो रही है, और घर बन रहा तो फिर 35 इंडस्ट्रीज और उसमें काम कर रही हैं। देखिए, जो रियल एस्टेट सेक्टर है उससे कई सारी इकोनॉमीज, कई सारी इंडस्ट्रीज जुड़ी हुई है। आप स्टील ले लीजिए, आप सीमेंट ले लीजिए, और इंडिया में तो ऐसा है कि ऑटो इंडस्ट्री भी घर के साथ जुड़ी हुई है। अगर नया घर लिया तो कम से कम फर्स्ट हैंड नहीं तो सेकंड हैंड कार तो बंदा ले ही लेगा। पेंट इंडस्ट्री है, वाइट गुड्स की इंडस्ट्री है। तो रियल एस्टेट एक ऐसा सेक्टर है जो वाइब्रेंसी दिखाता है। तो इसमें तो मैं पूर्ण तरह से सहमत हूँ कि रियल एस्टेट को ट्रैक करना बहुत जरूरी है। दूसरी चीज जो आपने कही, इलेक्ट्रिसिटी, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, कि इलेक्ट्रिसिटी हमारी मैन्युफैक्चरिंग कंजम्पशन को दिखाती है। जैसे ही उसका कंजम्पशन बढ़ता है, इलेक्ट्रिसिटी का डिमांड बढ़ता है, वैसे वैसे हमको ये पता चलता है कि मैन्युफैक्चरिंग काफी रोबस्ट चल रही है। तीसरी बात थी वो स्टील की थी। स्टील के यूसेज काफी है, ऑटो इंडस्ट्री से लेके आपके कंस्ट्रक्शन, इंक्लूडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन, चाहे वो डैम हो, चाहे वो रेलवे का नेटवर्क हो, चाहे वो हाईवेज हो। तो ये 3 इंडस्ट्रीज के बारे में जो भी नंबर्स आ रहे हैं, अब इसमें जो मैंने कहा कि डिस्कनेक्ट है, वो डिस्कनेक्ट यही आ रहा है कि जो हमारे 8 कोर इंडस्ट्रीज के नंबर्स हैं वो सेम स्टोरी नहीं कह रही जो इंडस्ट्री के कंपनी के डेटा कह रहे हैं। कंपनी के डेटा ये कह रहे हैं कि हमारी ग्रोथ हो रही है, चाहे वो सीमेंट कंपनी हो, चाहे स्टील कंपनी हो, चाहे इलेक्ट्रिसिटी कंपनी हो। लेकिन इंडस्ट्री का डेटा जब एग्रीगेट किया जाता है तो वो नंबर रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है। तो कहीं पे ये जो डिस्कनेक्ट है वो समझाना जरूरी है गवर्नमेंट के लिए, जो ऑफिसेस है गवर्नमेंट की उसके लिए। तो क्या है कि कॉन्फिडेंस बनाएगा। दूसरी चीज बहुत इंपॉर्टेंट मैं कहना चाहूंगा कि ऐसा नहीं है कि इंडिया की ग्रोथ नहीं हो रही। मे बी 7, 7.5, 7.5, पौने 8 के आसपास का नंबर मोर क्रेडिबल लगता। 8.4 थोड़ा ज्यादा बुलिश लग रहा है। दैट इज अ लिमिटेड पॉइंट। ऐसा नहीं है कि हम 5% से ग्रो कर रहे हैं और रिपोर्ट 8%, वो तो क्वेश्चन ही नहीं है। वन ऑफ द बेस्ट इकोनॉमीज, फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज, एब्सोल्युटली, उसमें कोई डाउट नहीं है। तीसरी चीज मैं ये कहूंगा कि अगर हम अलग से कट करें कि दुनिया में $3 ट्रिलियन के ऊपर की इकोनॉमीज जो हैं उसमें इंडिया कंसिस्टेंटली पिछले 15 साल से हाईएस्ट ग्रोथ रेट दिखा रहा है। तो वो इंडिया की स्ट्रेंथ के बारे में कोई क्वेश्चनिंग तो सवाल ही नहीं आ रहा। ये सिर्फ ये जो नंबर आया है 8.4%, उसको समझना कि उसका बेसिस क्या है, मेरे ख्याल से वहीं पे थोड़ी दिक्कत आ रही है। एक दूसरा पहलू में अगर आप मुझे 1 मिनट दे, मैं कहना चाहूंगा कि हमारी जो टैक्स की ग्रोथ आई है वो लगभग 3.5 लाख करोड़ ये Q3 में बढ़ी है कंपेयर टू लास्ट ईयर। Q3 22-23, 23-24 पे 3.5 लाख करोड़ का टैक्स हमारा बढ़ा है। तो ये 3.5 लाख करोड़ जो टैक्स में बढ़ा है उसका ब्रेकअप बहुत इंटरेस्टिंग है। इंडिविजुअल इनकम टैक्स, उसमें बढ़ोतरी 1.6 लाख करोड़ की हुई है, और कॉर्पोरेट टैक्स है उसमें लगभग 1.2 लाख करोड़ की हुई है। तो मोटा मोटी जो ग्रोथ हुआ है टैक्स के रेवेन्यूज में वो जीएसटी से ज्यादा इनकम टैक्स में हुआ है। अगर हम कॉर्पोरेट और इंडिविजुअल्स को जोड़ देते हैं तो वहां पे टैक्स की ग्रोथ ज्यादा है, जीएसटी को छोड़ के, जो इकोनॉमिक एक्टिविटी का इंडिकेटर है। और वहीं पे मैन्युफैक्चरिंग को आप जोड़ लीजिए, इलेक्ट्रिसिटी को जोड़ लीजिए या किसी और सेक्टर को जोड़, तो यही सारी, मतलब जैसे बताया गया कि डेटा को आप किसी भी तरह से एनालाइज कर सकते हैं और जो स्टोरी आपको बतानी है आप बता सकते हैं, लेकिन ये डेटा पॉइंट्स हेल्प करते हैं, एक इंडिकेशन इस डायरेक्शन में हम जा रहे हैं। जी साक्षी, 2 नंबर में आपसे 2 चीज़ें समझना चाहता हूँ। ये हमारे जो सीए हैं अनंत नागेश्वर जी ने कही, उन्होंने बहुत लंबा बातचीत की नंबर्स के बाद।
दो चीज़ें मैं उसमें से पिक करके आपसे डिस्कस करूंगा। एक, उन्होंने कहा कि अर्बन डिमांड कंडीशन रिमेन रेजिलिएंट, मतलब शहरी इलाकों की डिमांड बनी हुई है, जारी रहेगी। रूरल डिमांड और इनकम ग्रोथ विल बी बेटर इन FY25 एंड इट विल बी एविडेंट। यानी ग्रामीण, अगर वो 2025 करंट फाइनेंशियल ईयर मतलब 24 में जाने के बाद अगर हो रही है तो यानी वो शुरू हो चुकी है। अब इसको मैं कोरिलेट करता हूँ, कुछ दिन पहले ये देखा गया कि रूरल डिमांड उतनी पिकअप नहीं कर रही है, लेकिन एक रिसर्च रिपोर्ट आई, आपने भी डेफिनेटली पढ़ी होगी, कि वो पिक कर रही है। एक्चुअली उसका पैटर्न चेंज हुआ जिसको गेज नहीं कर पा रहे हैं लोग, कि रूरल कंजम्पशन का पैटर्न बदल गया। मैं उस NSSO सर्वे की बात नहीं कर रहा हूँ जो अभी आया था कंजम्पशन पैटर्न वाला, मैं SBI की रिसर्च की रिपोर्ट बात कर रहा हूँ। जब उन्होंने ये कहा था कि जो लोग ये कह रहे हैं कि जो इन्वेस्टमेंट गिर गया है, पर्सनल इनकम गिर गई है, एक्चुअली उसका टेक्सचर बदला था। एक बार वो गिर के 5-6% गई था, वो फिर से रिवाइव करी, क्योंकि उस समय कैपिटल फॉर्मेशन लोगों के घर वर खरीदे, कार वर खरीदी थी। ये दो जो चीज़ें हैं बड़ी इंपॉर्टेंट हैं कि रूरल ग्रोथ को लेकर हमेशा हम लोगों को चिंता रहती थी। अर्बन तो खैर मेंटेन हो ही रही है, जिसको एक ज़माने में लोग के शेप भी कहने लगे थे। आपका क्या ऑब्जर्वेशन है इन दोनों चीज़ों पर? नीरज जी, इसमें ना दो एस्पेक्ट्स हैं। एक है सिक्लिकल स्टोरी, एक है ट्रेंड, कि क्या ट्रेंड चल रहा है, राइट। तो जो आपने वो रिपोर्ट की बात करी, जो आपने सेकंड बात करी कि रूरल कंजम्पशन का पैटर्न चेंज हो रहा है, वो एक ट्रेंड है, राइट। आप पिछले 10 सालों में देखेंगे जो डेटा आया है जिसके बारे में आप बात कर रहे थे, जो हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे है, उसमें आपको देखने को ये मिलता है कि रूरल साइड पे अगर आप कंजम्पशन पैटर्न्स देखेंगे तो वहां पे हाउस होल्ड्स जो हैं वो दे आर स्पेंडिंग लेस ऑन फूड, और वो ज्यादा स्पेंडिंग करने लग गए हैं अब डिस्क्रेशनरी चीजों पे, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स पे। ये जो एक पैटर्न है, ये पैटर्न मोस्ट इकोनॉमीज में पाया जाता है। जब इनकम ग्रोथ बढ़ने लग जाती है तो लोग एसेंशियल्स पे कम स्पेंड करते हैं और नॉन एसेंशियल्स एटसेट्रा पे ज्यादा स्पेंड करने लग जाते हैं। और ये पैटर्न हमें इंडिया में भी इस डेटा से कंफर्म होता है कि पिछले 10 सालों में ये चीज हो रही है। नाउ दिस इज गुड न्यूज। इसका मतलब ये है कि रूरल साइड पे फ्रॉम अ फंडामेंटल पर्सपेक्टिव एक डिमांड पोटेंशियल है, राइट, क्योंकि वहां पे इनकम्स और कंजम्पशन पैटर्न्स चेंज हो रहे हैं। तो दैट इज द लॉन्ग टर्म स्टोरी। आई थिंक जो आपने बोला इन टर्म्स ऑफ कि हमें पिछले कुछ क्वार्टर से, पिछले कुछ टाइम से ये दिख रहा है कि रूरल डिमांड अच्छा नहीं कर रही है, आई थिंक दैट इज पार्ट ऑफ द मोर सिक्लिकल स्टोरी। कोविड के बाद हमें ये देखने को मिला कि रूरल हाउस होल्ड्स की बैलेंस शीट जो थी दैट वाज डेंटेड, क्योंकि कोविड का उन पे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट था, मेडिकल एक्सपेंसेस काफी ज्यादा बढ़ गए थे, उसकी वजह से काफी ज्यादा इम्पैक्ट आया था। ऑन टॉप ऑफ दैट इस साल जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है या खारिफ प्रोडक्शन है, बिकॉज ऑफ मॉनसून्स, रूरल इकोनॉमी बहुत ज्यादा मॉनसून्स पे डिपेंड करती है। तो ऑफ कोर्स उसकी वजह से अगेन रूरल डिमांड और रूरल इनकम्स पे इम्पैक्ट आया। अर्बन साइड पे आई थिंक द स्टोरी पिछले 2 सालों से हम देख रहे हैं कि अर्बन डिमांड के आप कोई भी इंडिकेटर्स, आप जीडीपी साइड से नहीं, लेकिन आप कोई भी इंडिकेटर्स उठा के देखिए, टूरिज्म, ट्रैवल, पैसेंजर व्हीकल सेल्स, एयर ट्रैफिक एटसेट्रा, जितने भी आप इंडिकेटर्स उठा के देखेंगे आपको दिखेगा कि अर्बन डिमांड, डिस्पाइट की मॉनेटरी टाइटनिंग हो रही है, अर्बन डिमांड बहुत स्ट्रांग है। तो क्लियरली वहां पे पोटेंशियल है। तो ये तो अंडरस्टैंडिंग हुई कि अभी तक क्या हुआ है। तो ये क्लियरली एक डाइवर्जेंस हमें देखने को मिली है। आई थिंक गोइंग फॉरवर्ड, अब यहाँ से फॉर द नेक्स्ट ईयर FY25, मुझे ऐसा लगता है कि अर्ली साइंस आने लग गए हैं कि रूरल डिमांड जो है वो बॉटम हो चुकी है, वो थोड़ा अब यहाँ से पिकअप होना शुरू होगी। IMD के अगर आप इनिशियल जो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है उसके इनिशियल फोरकास्ट आप देखेंगे तो वो सजेस्ट करते हैं कि मॉनसून्स जो है 2024 में वो नॉर्मल होने वाला है। ये ऑफ कोर्स अर्ली प्रेडिक्शंस हैं, लेकिन अगर हम उसको फेस वैल्यू पे लें तो दैट विल बी पॉजिटिव फॉर रूरल डिमांड। थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट कि जो इन्फ्लेशन है एंड स्पेसिफिकली फूड इन्फ्लेशन वॉलेटिलिटी जो है, राइट, वो रूरल सेक्टर को अभी भी बहुत ज्यादा डिस्प्रोपोर्शनेटली हायर इम्पैक्ट करती।
और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अब इन्फ्लेशन जो है वो नॉर्मलाइज होने लग जाएगी, स्टेबलाइज होगी, मे बी बिटवीन 4.5-5%. जी। दैट अगेन विल बी पॉजिटिव रूरल स्टोरी के लिए. तो आई एम अ लिटिल थोड़ा ऑप्टिमिस्टिक ऑन द रूरल साइड. मैं ये नहीं कह रही हूँ कि एकदम से हमें बहुत शूट अप दिखाई देगा रूरल रिकवरी में, बट क्लियरली इस साल के कंपैरिजन में मैं अग्री करती हूँ कि नेक्स्ट ईयर जो रूरल आउटलुक है वो थोड़ा Better सा होगा। चलिए क्लटर को थोड़ा और क्लियर करते हैं और इसको सिंप्लीफाई करते हैं. नंबर्स हमारे सामने आ रहे हैं, बिग पिक्चर के तौर पे इसमें दिख रहे हैं. तनुजा जी आपके पास, और बिग पिक्चर पार्ट 2, सीमेंट, रियल एस्टेट और इलेक्ट्रिसिटी हमने बात की. इसमें मैं एक चीज़ और जोड़ता हूँ जो बहुत एविडेंट है, लेमैन देख सकता है उसको. 2 व्हीलर की सेल्स खास तौर पे पिछले 2-3 सालों से बहुत लैग कर रही थी. इवन अभी भी वो अपने प्री कोविड लेवल वाले लेवल को नहीं हासिल कर पाई, लेकिन कुछ 6-8 महीनों में ज़बरदस्त ग्रोथ है 2 व्हीलर्स पे. 2 व्हीलर जनरली छोटे शहरों, ग्रामीण इलाकों में ही ज़्यादा बिकते हैं, ये भी एक बड़ा फैक्ट है. अनलेस कि आप रॉयल एनफील्ड की बुलेट छोड़ दें जो बहुत महंगी वाली है, अदरवाइज ज़्यादातर 2 व्हीलर्स वहीं बिकते हैं. प्लस अगर ट्रेवल का डेटा हम देखें, होटल का डेटा हम देखें, इवन एफएमसीजी का डेटा बहुत डिस्टॉर्टेड मानता हूँ मैं. अभी एफएमसीजी कंपनियों से आप बात करिएगा भाई वॉल्यूम ग्रोथ आ ही नहीं रही है. एक्चुअली वो पता नहीं कैसे गेज कर रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, या उनकी वैल्यू में कन्वर्ट नहीं हो रहा है, क्योंकि उसमें जो मॉडर्न ट्रेड है और ऑनलाइन ट्रेड है उसको भी शायद वो कैप्चर नहीं कर पा रहे. इस वजह से बड़ी प्रॉब्लम वहाँ पर भी आ रही है. तो हर तरह की ग्रोथ तो एविडेंट दिख रही तनेजा जी. अब इसमें गाड़ियाँ बहुत बिक रही हैं आजकल, खत्म नहीं हुआ वो सिलसिला, लगातार चल रहा है. तो क्या ये मानना एक लेमैन को जो ये शो देख रहा है उसके लिए आसान है, सहज है, कि अगर बहुत हाई फ्रिक्वेंसी डेटा को आप बहुत ज़्यादा जाके डीप में माइक्रोस्कोप लगा के ना देखें तो 14% की क्रेडिट ग्रोथ आज भी बनी हुई है. अब वो कॉर्पोरेट ग्रोथ को भी मिला लें तो ठीक ठाक डेटा दिख रहा है, हम लोग एकदम राइट पाथ पे चल रहे हैं. नहीं देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा. अगर आंकड़े जो आते हैं, जैसे ये आंकड़े आए इसको हम देख रहे हैं, उसके साथ में होता है भाई ठीक है आप आरबीआई में चले जाइए जो एक तरीके से गवर्नमेंट की आर्म होती है, एक ऑटोनोमस बॉडी है, लेकिन वहां अर्थशास्त्री से बात करिए जो ज्यादातर जो होता है वो डेटा क्रंचिंग करते हैं कंप्यूटर के सामने बैठ के, बहुत अच्छा करते हैं, और वो ज्यादातर वो क्रिटिकल भी होते हैं, वो क्रिटिक ज्यादा करते हैं. दूसरी तरफ आप डेटा को देखिए, ये सारे सेक्टर जिसमें आपने 2 व्हीलर की बात करी उसको भी देखिए, और कुल मिलाकर के जो धरातल पे देश के अंदर एनेक्डोटल एविडेंस उसको देखिए, सेंटिमेंट्स को पुट उठा करके देखिए, और उसके बाद आपके सामने तस्वीर सामने आती है. और तस्वीर ये सामने आती है कि कुल मिलाकर के अर्थव्यवस्था को लेकर के आज जो है ये डेटा जो है बहुत अच्छी तस्वीर निकाल के आ रहे हैं. और मैं आपको बताऊं कि जब भारत से कोई डेटा निकलता है और साथ में जब लोग आते हैं, खासतौर से जो निवेश या व्यवसाय करने भारत में आते हैं, और वो धरातल पे देखते हैं कि बेंगलोर में क्या हो रहा है या हैदराबाद में क्या हो रहा है या ग्राउंड पे हरियाणा में क्या हो रहा है, तो वो कुल मिलाकर के कोरिलेट करते हैं और उनका मानना होता है ये स्टोरी सही है. जैसे चीन दावा करता है कि वो 5% जीडीपी ग्रोथ कर रहा है, आप अच्छे से अच्छे अर्थशास्त्रियों से जाकर के पूछिए, सबका मानना है कि वो 5% नहीं है, 2% से ज्यादा नहीं है. वहां ट्रस्ट डेफिसिट है. भारत को लेकर के आप ये तो कह सकते हैं कि भाई 0.1 इधर या 0.2 इधर या सबका, लेकिन कुल मिलाकर कोई ट्रस्ट डेफिसिट ना देश के बाहर है और आमतौर से ना देश के अंदर है, क्योंकि हमारे यहाँ जो कुछ है बिल्कुल पारदर्शी है. आपने 2 व्हीलर का जिक्र किया, मैं पिछले अभी कुछ दिन पहले मैं बात कर रहा था रॉयल एनफील्ड के एक अधिकारी से, और उनका मानना था कि इतनी तेजी से रफ्तार उनका गाड़ियां बिक रही हैं कि उनको कुछ और विस्तार करना पड़ेगा देश के अंदर भी और देश के बाहर भी. रॉयल एनफील्ड तो दूसरी तरफ जो इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर्स बना रहे हैं, आप उनसे बात करके देखिए कि वो किस हिसाब से अपना विस्तार करना चाहते हैं, कि वो काफी पॉपुलर हो रहे हैं. तो मेरा ये मानना है कि जो कुल मिलाकर के जितने की सेक्टर से आप उठा करके देखते हैं, जैसा आपने बड़ा अच्छा जिक्र किया कि रियल एस्टेट की जो ग्रोथ होती है, रियल एस्टेट अपने कंधे पे कम से कम 150 और उद्योगों को लेकर के चलती है, 150 कम से कम, और रोजगार भी लेके चलती है साथ में. और रोजगार के अंदर अगर उत्तर भारत की चर्चा करें तो रियल एस्टेट अगर ग्रोथ अर्बन एरियाज में होती है तो डायरेक्ट उसका बेनिफिट जो है वो रूरल एरियाज को मिलता है, खासतौर से उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, उड़ीसा, मध्य प्रदेश को, और कुछ हिस्से राजस्थान को, वो पैसा भी वहीं पे जाता है. और उसके साथ में एक चीज हम जो नजरअंदाज हमको नहीं करना चाहिए, वो जब भी हम बात ये कर रहे हैं सबके अंदर,
तो जीडीपी की बात करते हैं, कुछ लोग बड़ी उसमें लेके पर कैपिटा पे भी आ जाते हैं। मेरा ये कहना होता है जो सरकार मान लिया ये कहती है भाई लोगों को 80 करोड़ लोगों को हम खाना दे रहे हैं, या कुल मिलाकर के सोलर के लिए जो आप सब्सिडी अनाउंस हो रही है, या कुल मिलाकर अन्य जो सुविधाएं दी जा रही हैं, वो पैसा तो उनके पास जा ही रहा है। जो उनकी इकोनॉमी है, अर्थव्यवस्था है, उसमें ये पैसा जुड़ रहा है, जो वहां रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा। जिस हिसाब से आप गुणा भाग कर करके पर कैपिटा निकालते हैं, वो तो रिफ्लेक्ट नहीं करता उसमें, लेकिन उनकी अर्थव्यवस्था में जा रहा है, रूरल इकोनॉमी के अंदर जा रहा है। तो मेरा ये कहना है कि भारत जैसी अर्थव्यवस्था जो काफी हद तक फॉर्मल है, लेकिन जो सेमी फॉर्मल है, जिसका डेटा भी उपलब्ध नहीं होता है कई दफा, और तमाम डेटा फैक्टरिंग भी नहीं हो पाता, तो उसको भी हमको, जो हम लोग देखते हैं अर्थव्यवस्था को, हमको नजर में रखना चाहिए। मैं तमाम लोगों से मिलता हूं, वो कहते हैं मेरे यहाँ 12 लोग काम करते हैं, लेकिन वो किसी डेटा में रिफ्लेक्ट नहीं होते। तमाम लोगों से बात करते हैं, जो 6 लोग जहां काम करते हैं, कहीं उनका कोई गिनती कहीं भी नहीं होती है। तो यही चीज लेकर के हमको चलना पड़ेगा। जो अभी जो डेटा निकल के आ रहा है, इसमें जो कोर चीज है, जैसे मैन्युफैक्चरिंग को लेकर के जो है, आप कल्पना करिए अगर कोविड नहीं हुआ होता तो आज हमारी मैन्युफैक्चरिंग कहां होती। अब कल्पना करिए कि कुल मिला के आज जीडीपी हमारा कहां होता, आज हम कहां पहुंच चुके होते। लेकिन ठीक है, वो हुआ, पूरी दुनिया को उसका जो है लेना पड़ा। लेकिन मेरा ये मानना है जो आज डेटा निकल के आ रहा है, जो बिल्कुल सच्ची तस्वीर आपके सामने पेश कर रहा है, आप डेटा को देख लीजिए, सुपर माइक्रोस्कोप लगा करके उसका अध्ययन कर लीजिए। थोड़ा डेविएशन हो सकता है, पॉइंट इधर जरूर कर लें, और साथ में जो एनेक्डोटल एविडेंस पूरे देश में आपको दिख रहा है, आप आसाम में जाइए, नागालैंड में जाइए, राजस्थान में जाइए, चाहे दक्षिण में जाइए, चाहे उत्तर में जाइए, चाहे कश्मीर जाकर के आप देख लीजिए, टूरिज्म में वहां जाकर के देख, सब जगह आपको ये दिख रहा। और यही नहीं, भारत ही नहीं नीरज जी, भारत में तो हम लोग देख ही रहे हैं, लेकिन साथ साथ विदेश में जाइए, वो संस्थाएं, गोल्डमैन सैक जैसी संस्थाएं, वो इन्वेस्टमेंट बैंकर्स जो कॉम्पिटेंट इकोनॉमिस्ट, जिनकी आदत है कि हर चीज को बहुत ही क्रिटिकल तरीके से देखते हैं, आज वो भी कह रहे हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था जो है वो सुदृढ़ है। मैं आपको एक लाइन आखिरी बोलूं नीरज जी, अभी मैं म्यूनिक में था, म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में, बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट, नामी इकोनॉमिस्ट है, उन्होंने मुझे ये कहा, मैं जब अर्थव्यवस्था जीडीपी की बात कर रहा, वो बार बार $12 ट्रिलियन इकोनॉमी भारत की बोल रहे थे। मैंने कहा ये आप किस आधार पर बोल रहे हैं? उन्होंने कहा पीपीपी पे। भारत की अर्थव्यवस्था को मैं हमेशा पीपीपी पे देखता हूं, और आप 12 से 13 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी बन चुके हैं। ये उनका बार बार मुझे कहना था, मुझे याद दिला रहे थे वो। तो बहुत सारी चीजें हमको भूलना नहीं चाहिए। सब सभी तनेजा जी कह रहे थे कि रियल एस्टेट कम से कम 100-150 इंडस्ट्रीज को अपने कंधे पर लेके चलता है। सर मुंबई के होम बायर्स के लिए कोई स्पेशल स्कीम निकलवाइए ना सर, यार बहुत महंगे मकान हैं, कुछ ऐसा कुछ कराइए सरकार से सर। देखिए मुंबई जो है आर्थिक नीरज जी आर्थिक राजधानी है। हाँ। बॉम्बे, और देखिए पूरे बहुत बम्बई की ग्रोथ से पूरे देश को फायदा होता है, दिल्ली की ग्रोथ से देश को फायदा होता है, बेंगलोर की ग्रोथ से पूरे देश या दुनिया को फायदा होता है। ग्रोथ बनाए उनका भी तो फायदा होना चाहिए। नीरज जी करिए, मेरे जैसे लोग भी बम्बई में मकान लेना चाहें तो अफोर्ड कर सकें, अभी तो नहीं कर सकते। अरे सर ये देखिए ना, मतलब जाते आते, अच्छा छोटा सा एक ब्रेक ले रहे हैं, लौट के आगे चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। और हम लोग आज चर्चा कर रहे हैं इकोनॉमी की सेहत की, जिसका Q3 का नंबर बहुत ही शानदार आया है, और उस नंबर को समझने की कोशिश करें कि कहाँ से आया, किस पॉकेट से आया, और इकोनॉमी की स्थिति इसमें हम लोग बहुत डिटेल में, बहुत नंबर क्रंचिंग करके अलग अलग चीज़ों से अतुल जी ने, तनेजा जी ने, साक्षी ने बहुत अच्छे समझाया हम लोगों कि नंबर को कैसे हम लोग इस समय देखें। अब थोड़ा बिग पिक्चर, मोटे इंडिकेटर्स को समझने की कोशिश करते हैं। सुमन सर, ये जो हम लोग जिस रफ्तार में पहुंच रहे हैं, मार्केट में भी देखिए, मतलब मार्केट में इसलिए नहीं ला रहा हूँ कि आप लोग मार्केट पे कमेंट करें, लेकिन मार्केट को मैं हमेशा मानता हूँ कि 6 महीने आगे के इंडिकेटर मानते हैं उसको मैं, वो वहाँ पे जो कॉन्फिडेंस है, अब वो लिक्विडिटी की वजह से कह लें या जो भी कह लें, लेकिन हम तो ये देखते हैं बहुत सारी ऐसी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं जहाँ पे बहुत बड़ी ग्रोथ देखने को मिल रही है। तो क्या मार्केट इस चीज़ को पहले सेंस करके चल रहा है कि इकॉनमी कैसे टर्न अराउंड हो रही है पूरी, और अब वो नंबर्स में रिफ्लेक्ट होती हुई दिख रही है? तो जैसे आनंद नागेश्वर जी ने अपनी इस बातचीत में एक बात रखी जो मैं लाना चाहता हूँ सवाल के तौर पे, कि अब एक रिवीजन की ज़रूरत है एजेंसीज की ओर से भी, वो सॉवरेन रेटिंग की भी और एस्टिमेट्स की भी जीडीपी के। हाँ वो तो है वो ज़रूर है कि एक सॉवरेन रेटिंग वगैरह में अभी आप मतलब जब पैराडाइम शिफ्ट टाइप का चीज से बदल रहा है, पर मैं S&P की तरफ या प्रेट या मूडीज की तरफ नहीं देख रहा हूँ। मैं एक दूसरा चीज सोच रहा था कि ये इस तरह का अगर ग्रोथ रेट को, एंड इफ यू एग्री कि द डेटा इज एक्यूरेट, वेरी एक्यूरेट, एंड
थोड़ा सा 19-20 का फर्क हो सकता है, बट ओवरऑल यही टेंडेंसी है। तो आरबीआई को एक स्टॉक टेकिंग करना पड़ेगा कि वेदर द इकोनॉमी का इस पेस में जो बढ़ रहा है, उस पेस में बढ़ने की वजह से ओवर हीटिंग का चांस तो नहीं बनेगा। एंड अगर ऐसा है तो फिर रेट्स में किस तरह के सवाल उठाए जाए, क्योंकि अभी तक आरबीआई का यही था एक्मोडेटिव स्टैंस, आरबीआई का यही था कि रेट कट्स। मुझे लगता है अभी रेट कट्स आर ऑफ द टेबल। इस मौके पे इस वक्त में आरबीआई को इस तरह का ग्रोथ देख के डेफिनेटली रेट कट की तरफ आई वुड से कि शायद सोचना ही नहीं चाहिए, क्योंकि वो इकोनॉमी के लिए शायद क्या इनफैक्ट कि वो कंफर्टेबल नहीं होगा। दूसरा चीज ये है कि इकोनॉमी में जो इस तरह का जो पेस है, वो एक तरीके से गवर्नमेंट के लिए भी एक नया चेंज बनना जरूरी हो जाएगा कि वेदर गवर्नमेंट के जो कैपिटल एक्सपेंडिचर की जो प्रोसेस था, वो प्रोसेस ही बरकरार रखेंगे या प्राइवेट सेक्टर के ऊपर अभी मतलब उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी देकर कुछ हद तक पीछे आएंगे कि भाई हम अभी अपना जो काम था वो कर चुके हैं। सो न्यू बजट में जो न्यू गवर्नमेंट का आएगा, उसमें प्राइवेट सेक्टर के ऊपर ज्यादा प्रेशर दिया जाए कि आप इसको आगे लेकर चलिए। द नंबर्स आर लुकिंग गुड, टैक्स नंबर्स आर लुकिंग गुड, यानी कि कॉर्पोरेट अर्निंग्स सही है। अगर कॉर्पोरेट अर्निंग सही है, बाकी सारे सेक्टर्स में भी, रूरल इकोनॉमी में ग्रोथ वीक था, वो भी अभी काफी हद तक बॉटम आउट कर गया है, हम मान रहे हैं। सब कुछ देखते हुए अभी प्राइवेट सेक्टर के ऊपर ही गवर्नमेंट और ज्यादा जिसे कहते हैं वेट शिफ्ट करे। तो मुझे लगता है ये दोनों चीज की तरफ अभी ध्यान देना शायद जरूरी हो जाएगा कि आरबीआई के लिए रेट कट करना इम्पॉसिबल है अभी, और दूसरा कैपिटल एक्सपेंडिचर का जो आयाम था कि भारत सरकार चलाते जाएंगे, वो एक तरफ से जिसे कहते हैं स्लो डाउन मैं नहीं कहूंगा, बट एक कंसिडरेशन की इस पेस की अगला पेस, क्योंकि इस बारी के बजट में मोरलेस कंसिडरेशन था कि 11.1% बहुत ही वीक है और ज्यादा उसमें तेजी आनी चाहिए, वो भी शायद ऑफ द टेबल होनी चाहिए। जी नीरज जी। जी सर, ये तो आपने चिंता बढ़ा दी। मार्केट वाले तो बहुत सोच रहे थे कि जून के बाद कुछ सोचेंगे। जोशी जी, क्या वैसे इस थ्योरी से मैं सहमत हूँ कि जब इतनी शानदार ग्रोथ आ रही तो रेट काटने की क्या जरूरत है? इसी रेट पे ग्रोथ दे रहे हैं लोग और इन्फ्लेशन भी कंट्रोल है, तो क्या रेट कट के बारे में अभी सोचना ठीक नहीं है? जी देखिए, ये बात तो सही है कि अगर जीडीपी इस तरह से एकदम रेड हॉट इकोनॉमी है तो रेट कट का कोई वैसे सवाल आता नहीं है। दूसरी चीज, जो ये टाइम आरबीआई दिसंबर की पॉलिसी में आरबीआई गवर्नर ने एक चीज कही थी जो बाय एंड लार्ज अननोटिस रही थी, तो ये था कि जो फूड इन्फ्लेशन की वॉलेटिलिटी है वो आरबीआई उसको बेस नहीं बनाएगी पॉलिसी डिसीजंस के लिए। अगर हम डेटा देखें तो कई महीनों में इन्फ्लेशन 6% के ऊपर चला जाता है, आरबीआई की टॉलरेंस लेवल की रेंज के ऊपर चला जाता है। तो उन्होंने ये स्टेटमेंट कहा था कि वॉलेटिलिटी को हम धीरे धीरे, मतलब उनको बेस नहीं बनाएंगे, हम अपनी रफ्तार से देखेंगे कि कहाँ पर हमको किस चीज पे फोकस करना है। तीसरी चीज, अगर हम देखें कि जब भी वो स्टेटमेंट देते हैं तो ग्लोबल इकोनॉमी के बारे में पहले बात कर लेते हैं। तो ग्लोबल इकोनॉमी को अगर हम अलग से देखें कि यूरोप जो है, वी कैन से ओल्ड मैन ऑफ यूरोप या सिक मैन बोल दे आप, वहां पे रिसेशन की काफी ज्यादा गुंजाइश है। इस तरफ चाइना स्लो डाउन है, यूएस इकोनॉमी ये सबसे बड़ी है और ग्रोथ भी दिखा रही है, लेकिन बाकी की जितनी सारी इकोनॉमीज हैं वहां पे इतनी रोबस्ट ग्रोथ हमको दिख नहीं रही है। तो हमारे जो एक्सपोर्ट डिपेंडेंट सेक्टर्स हैं, जैसे कि टेक्सटाइल्स है, डायमंड है, जो काफी सारी लेबर इंटेंसिव मार्केट्स में है, तो वो सब में हमें एक घटा दिखाएगा, अपने को एक ऐसा नेगेटिव ट्रेंड दिखेगा। तो जितना हमको पॉजिटिव दिख रहे हैं डोमेस्टिक इकोनॉमी में, वैसे ही कुछ रेड सिग्नल्स हमको दिख रहे हैं इंटरनेशनल इकोनॉमी के। तो ये सबको अगर हम सम टोटल करें तो इस वक्त आरबीआई डोमेस्टिक इकोनॉमी को ज्यादा इंपॉर्टेंस देगा और रेट कट के बारे में इस वक्त मेरे ख्याल से नहीं सोचेंगे।
रेट कट के बारे में महत्व है, तो अगली पॉलिसी जब आने वाली है तो उसमें मैं तो सिर्फ यही देखूंगा कि नंबर्स कैसे रिवाइज करता है आरबीआई, अपने जीडीपी के एस्टिमेट्स में क्या रिवीजन में लेके आते ही होगा। तनेजा जी आए हैं तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं क्रूड पे सवाल ना पूछूं। तनेजा जी, बहुत स्ट्रेट क्वेश्चन है मेरा। प्रोडक्शन कट हो चुका है, बार बार फिर अभी कह रहे हैं कि कंटिन्यू करेंगे, धमकी दे रहे हैं, फिर भी दाम नहीं बढ़ रहे हैं सर। क्या चोरी छिपे सप्लाई है क्या मार्केट में? नहीं, देखिए, आप देख रहे हैं कि कुल मिलाकर के इस समय जो पूरी अर्थव्यवस्था, पूरी ग्लोबल जो अर्थव्यवस्था है, एक जिसको बोलते हैं इकोनॉमिक ऑर्डर, एनर्जी ऑर्डर, नीरज जी, वो सब बहुत ज्यादा इसमें अब राजनीति हावी है। और इस समय जो है कुल मिलाकर के, चाहे वो सऊदी अरब ले लो, चाहे वो अमेरिका ले लो, चाहे पश्चिम के देशों को लेकर के, कुल मिलाकर के जो नई एक अर्थव्यवस्था का व्यवस्था बनाना चाहते हैं, और उसके लिए देखा जा रहा है क्या क्या करना अनुकूल है। अब अमेरिका जैसी शक्ति के लिए यूक्रेन में भी जीतना आवश्यक है और दूसरी तरफ इजराइल को भी रोकना आवश्यक है, लेकिन साथ में जो है वो सऊदी अरब को भी साथ में लेना आवश्यक है। कई कमोडिटीज ऐसी होती है जिसमें खासतौर से ऊर्जा आगे आगे आ जाती है, जो काफी हद तक लगभग 85% राजनीति होती है, और मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो जो अहम रोल प्ले कर रही है। एक क्विकली मैं आपको एक बात और बोल दूं जिसके बारे में, वो ये कि अब जो डेटा आज निकल के नीरज जी आया है, इसके बाद मुझे लगता है कि जो हमारी टॉप 25 या 30 जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं प्राइवेट खासतौर से, अब उनकी जिम्मेदारी बनती है कि जो गवर्नमेंट लिफ्टिंग कर रही है, अब उनको आगे आना चाहिए, और उनको जो है ठीक उसी तरीके से जैसा विश्वास अर्थव्यवस्था दिखा रही है, तो उसमें अब शामिल होना चाहिए, और अपना जो थोड़ा अगर उनके विचार मन में कुछ शंकाएं हैं तो सरकार के साथ बैठ के उनको क्लियर करना चाहिए, और दूसरी तरफ सरकार को भी अब परसुएट करना चाहिए कि वो थोड़ा सा अपना पर्स को ढीला करें और थोड़ा जो खर्चा करना शुरू करें, बहुत आवश्यक है। और मुझे लगता है जो डेटा आज निकल के आया, जिस तरह के सेंटिमेंट्स बन रहे हैं, और चुनाव के बाद आप देखेंगे नीरज जी कि 2 साल इतने रिफॉर्म्स आने वाले हैं, इतने परिवर्तन आने वाले हैं कि हमारी अर्थव्यवस्था जो आने वाले 24 से लेके 27 तक, वो देखिएगा कि पूरी दुनिया आकर्षित होगी और पूरे देश में उसके जो कितना लाभ होने वाला है। एक लास्ट पॉइंट मैं कहना, रेटिंग एजेंसी की बात करी गई यहाँ पर। एक बात यह कि मेरा ये मानना है, जो नॉर्थ साउथ की डिबेट पूरे विश्व में होती है, अर्थात साउथ मतलब जो एमर्जिंग इकोनॉमी, डेवलपिंग इकोनॉमी, मुझे लगता है थोड़ा सा जो बड़ी बड़ी एमर्जिंग इकोनॉमी है जिसमें भारत है, ब्राजील है, इंडोनेशिया है, इन सबको तो जो ब्रिक्स कंट्री है, इनको सोचना चाहिए कि ये जो रेटिंग एजेंसीज होती हैं, क्या रेटिंग एजेंसीज कुछ ऐसी नहीं बन सकती जिनका ग्लोबल हेडक्वार्टर मुंबई में हो, या जकार्ता में हो, या साओ पाउलो में हो, जिससे दुनिया का नजरिया जो है, जो खाली अभी तक नजरिया उनका काफी हद तक ग्लोबल नॉर्थ का होता है, विकसित देशों का होता है, और उनकी मोनोपोली है। तो रेटिंग को लेकर के मुझे लगता है ग्लोबल साउथ को भी, और उसमें इकोनॉमिक जो ऑर्गन है उनको भी आगे आना चाहिए। मुझे लगता है ये आप टेबल पर रखना चाहिए और मेन्यू पर रखना चाहिए, और इस पर ग्लोबल एक मंथन होना चाहिए। ओके अच्छा, क्रूड का से कोई चैलेंज तो नहीं है ना कि कुछ अचानक से बढ़ जाए, ऐसा कुछ डर नहीं? अभी नीरज जी, क्रूड की अभी जो आज की स्थिति है, जो अगर वेस्ट एशिया की सिचुएशन, इजराइल हमास बेकाबू नहीं हो जाए तो जो लग नहीं रही है, या यूक्रेन की बेकाबू नहीं तो जो लग नहीं रही है, और अमेरिका में चुनाव है, और अमेरिका का आज भी इतना दबदबा है, क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा तेल का उत्पादक भी और उपभोक्ता भी अमेरिका है, सऊदी अरब नहीं। तो वो अमेरिका में चुनाव है और तेल को वो महंगा नहीं होने देंगे। अगर तेल $90 पर पहुंचता है या 85 सस्टेन बेसिस पे पहुंचता है, बाइडेन साहब चुनाव हार जाएंगे, तो तेल महंगा नहीं होने देगा अमेरिका, फिलहाल जब तक चुनाव नहीं। ये बात आपने सही बताई, कम से कम नवंबर तक की छुट्टी कि आप ये 85 से ऊपर जाने नहीं देंगे, चुनाव जीतना है उनको। इंटरेस्टिंग है। तो खैर समय समाप्त करूंगा मैं कि एक बहुत रोबस्ट नंबर आया है, और उसके अंदर पॉकेट में आए तो कहीं कहीं डिस्टॉर्शन दिख सकता है कि भाई ये मे बी वो अभी उथल पुथल की स्थिति में है, लेकिन जो पूरा बिग पिक्चर का इंडिकेटिव नंबर है वो बहुत रोबस्ट है, और डेली लाइफ में आप एक्सपीरियंस करते हैं कि चीज़ें बहुत तेज़ी से बदल रही हैं। शायद हमारा मार्केट, जिसको मैं दिन भर ट्रैक करता हूँ, वो इस चीज़ को बहुत गौर से सेंस कर रहा है, और जो तरीके करें नेक्स्ट 2-3-4 ईयर्स बहुत बड़े ग्रोथ वाले हो सकते हैं, तो हम सबकी उस पर नज़र बनी रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया सारे मेहमानों का नंबर्स को एनालाइज करने के लिए, समझाने के लिए।